हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको मिल रहा है। एक तो जो आप लोगों के कमेंट थे मैम PYQs करा दीजिए, ठीक है। दूसरा ये है 2016 का आपका PGT का प्रैक्टिस सेट, ओके। PGT का मतलब PYQ भी है और मतलब 2016 वाला ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें 125 आपके प्रश्न रहेगा। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं पूरा का पूरा आज ही करा दूं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपको सिर्फ PYQ है और आपको इसको सॉल्व करना है कि आपका कितना आंसर जो है सही जा रहा है, ओके। तो यहाँ को हम इसको स्टार्ट करते हैं। बकाया हमारी कोशिश रहेगी हम क्लास रोज़ दे पाएँ, लेकिन हमारे यहाँ अभी थोड़ी मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम चल रही, तो हो सकता है कि टाइम ना मिले और जिस वजह से मैं ना भी कर पाऊँ। और आज थोड़ा मुझे लगा समय है तो मैंने सोचा आपको एक क्लास दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे समय में हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन 1 आप देख रहे होंगे, चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए है वाचन और दृश्य है, बी है वाचन है, सी है दृश्य है, डी है सुनना है। PGT का आपका जब लगभग एग्ज़ाम 18 और 19 जून को बिल्कुल फिक्स ही है ये। इसको मानकर चलिए ये 100% होगा। 1% है, टल सकता है बकाया। कोई मतलब आयोग ने कल भी साबित कर दिया, मतलब ये चीज़ प्रूव कर दी कि हम एग्ज़ाम कराने के मूड में हैं पूरा, ठीक है। तो बिल्कुल कमर को अच्छे से कस लें, अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा विधि है? तो ये वाचन और दृश्य है, ठीक है। वाचन और दृश्य है। हालांकि जब आयोग ने इसका आंसर दिया था तो केवल इसको दृश्य दिया था कि इसको सिर्फ हम देख सकते हैं, इसको सुन नहीं सकते हैं। लेकिन चलचित्र जो होता है वाचन भी होता है, उसमें मतलब बोल भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है जो ऑप्शन है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्यों करते हैं ये देखो, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, लोगों की रुचि को जो है, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इस सामग्री का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी भी सामग्री या किसी भी कार्यक्रम के क्रमिक विकास को समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या है? ए ऑप्शन है रोगहर दवा, बी है प्राथमिक दवा, सी है रोकथाम दवा, डी है आधुनिक दवा। तो हम सभी जानते हैं कोई भी रोग है तो हम उसमें जब दवा लेते हैं तो हम क्यों लेते हैं? हम चाहते हैं जो रोग है वो हमारा सही हो जाए, तो रोकथाम दवा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन रोकथाम दवा आंसर सही होगा। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, काली खांसी डैश से होती है? ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस से होती है, बी ऑप्शन है निमोनिया से होती है, और सी ऑप्शन है एस पायोजिन से होती है, डी ऑप्शन है बी पर्ट्यूसिस से होती है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन सारे देख लिए हैं। जो काली खांसी होती है वो किससे होती है? बी पर्ट्यूसिस से होती है। बी पर्ट्यूसिस का मतलब हो गया बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। बी पर्ट्यूसिस का मतलब हो गया बॉर्डेटेला, ठीक है। कहीं कहीं बेरीसोला भी लिखा होता है, लेकिन ये बॉर्डेटेला ही होगा क्योंकि बेरीसोला से तो आपके मतलब जो होता है खसरा वाला जो रोग आई थिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं बॉर्डेटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु, और किससे होता है? ये जीवाणु से होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है काली खांसी किससे होता है? वायरस से होता है, जीवाणु से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जीवाणु से होने वाला जो है रोग है और ख़ास तौर से इससे जो है छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। छोटे बच्चों को ये रोग प्रभावित करता है। छोटे बच्चों को ये रोग प्रभावित करता है, कम से कम 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है। 2 वर्ष से बच्चों कम एज के जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन क्रिया इससे जो है प्रभावित होती है, ओके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में होती हैं, आर्गन व नियोन, बी है अमोनिया, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो वातावरण में आप जानते हो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें N2 जो कितनी होती है 78% होती है। O2 ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के करीब होती है क्योंकि 29 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी CO2 होती है वो 0.04% होती है, 0.04% होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑर्गन और नियोन जो होता है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो है सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो है आर्गन व नियोन जो गैस होती है ये पाई जाती है वायु में। अमोनिया आप जानते हो, इसमें जो मूत्र में या फिर हम कहते हैं ना शौचालय में जो गंध आती है ना, शौचालय में जो रुकी हुई गंध होती है ना, जैसे कि आपने सार्वजनिक शौचालय देखे होंगे, वहाँ पर कितनी ज़्यादा तीखी गंध आती है, आप खड़े नहीं रह सकते, वो अमोनिया के कारण आती है, ठीक है ना, अमोनिया के कारण आती है। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर जो था ए ऑप्शन सही है। और सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए खतरनाक गैस होती है, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए, हालांकि मनुष्यों को भी प्रभावित करती है पर सबसे ज़्यादा जो है ये करती है पेड़ पौधों के लिए प्रभावित। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 5, कृत्रिम वायु का आवागमन अधिकतर डैश जैसे स्थानों पर नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन है सार्वजनिक हॉल में, बी है सिनेमा घर में, सी है कारखाना में, डी है बस अड्डे में। तो कृत्रिम जो वायु का आवागमन होता है सार्वजनिक हॉल में भी होता है, सिनेमा घरों में भी होता है, ठीक है। डाउट रहा किसमें? कारखाने और बस अड्डे में, जिसमें डी ऑप्शन जो है ज़्यादा बेस्ट माना गया कि बस अड्डे ज़्यादातर खुले हुए होते हैं, वहाँ पर कृत्रिम वायु का आवागमन जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, EPA को विस्तारित करना है। ए ऑप्शन है एसेंशियल पेंटोइनिक अम्ल, बी है इकोसोपलमीटिक अम्ल, सी है इकोसेपेंटोइनिक अम्ल, डी है इकोसोपेटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर माना गया है आयोग के द्वारा वो है EPA का, सी ऑप्शन सही होगा, इकोसोपेटोइनिक अम्ल, ठीक है, इकोसोपेंटोइनिक अम्ल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, स्तन दूध का छाछ केसीन अनुपात प्रारंभिक स्तनपान में कितना होता है? जो स्तन दूध मतलब जो बच्चे को जो हम लोग फीड कराते हैं उसमें जो छाछ होता है, ठीक है, ओके, जो छाछ होता है वो केसीन के अनुपात में, जो प्रारंभिक स्तनपान जो होता है उस समय के अनुपात में बताना है कितना होता है। तो 60 अनुपात 40 मतलब 60:40, 18 पॉइंट नहीं होगा, 18:82 या फिर 80:20 या फिर 90:10। तो ये माना गया है इसका 90:10 आयोग ने इसका आंसर जो है माना है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 90:10 आयोग ने माना है। जो स्तन दूध का छाछ होता है, छाछ जो केसीन होता है उसका अनुपात आरंभिक स्तनपान में जो होता है वो 90:10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR, ए ऑप्शन है 20 मिलीग्राम दिन, बी ऑप्शन है 35 मिलीग्राम दिन, सी है 40 मिलीग्राम दिन या फिर डी है 10 मिलीग्राम दिन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, आई थिंक अगर आपको इसका मतलब पता हो तो आप लोग बताइएगा कि गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, तो ये तो फुल फॉर्म हो गई इसकी। ICMR 1976 से हम सभी जानते हैं क्या करता है, हमारे मतलब भारत के लिए RDA का निर्माण कराता है, विभिन्न जगह से डाटा एकत्र करता है, ठीक है, और RDA का निर्धारण करता है भारत के लिए, ठीक है, भारतीयों के लिए ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR है लिखा है, लेकिन किस चीज़ का ICMR पूछा है ये नहीं बताया गया है। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा था, लेकिन मैंने आइडिया लगाया है शायद ये आयरन के लिए पूछा गया होगा। तो आयरन, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर सुइटेबल है यहाँ पर। तो ये है आपका 40 मिलीग्राम दिन गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। वांछित ICMR जो होगा 40 मिलीग्राम दिन होगा, शायद यही आंसर का मतलब होगा कि इसमें आयरन पूछा गया है, ठीक है, आयरन कितना होगा, ओके, गर्भावस्था में तो 40 mg दिन होगा, ओके, गर्भावस्था में। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिंक फॉस्फेट एक जहर के रूप में डैश के लिए प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है दीमक के लिए, बी है तिलचट्टे के लिए, सी है चूहे के लिए, डी है घरेलू मक्खी के लिए। तो जो जिंक फॉस्फेट होता है उसका प्रयोग जो है चूहे के लिए किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, एक जहर के रूप में प्रयोग करते हैं चूहे के लिए। चूहे को ये चाहे रोटी में या किसी भी चीज़ में लगाकर हम रख देते हैं और चूहा इसे खाता है और जो है मर जाता है। तो यहाँ पर चूहे हैं, इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां डैश के लाभार्थी हैं।
जो 6 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, गर्भवती हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं और किशोर जो लड़कियां हैं, किस चीज़ के लाभार्थी हैं? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के, बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम के, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के, डी है जवाहर रोजगार योजना के। तो हम सभी जानते हैं ये जो है, आप जानते हो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका सर्विस है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, जो कि 2 अक्टूबर 1975 में आया था। ठीक है, 1975 में ये आया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र इसी के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुधार लाने की भी जो है बात यहाँ पर रहती है और टीकाकरण भी कराया जाता है यहाँ पर, और वगैरह मतलब कह सकते हैं प्रशिक्षण वगैरह भी जो आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 11, एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश के दौरान नियंत्रण पाता है? 1 से 2 वर्ष के दौरान, 7 से 8 वर्ष के दौरान, 4 से 5 वर्ष के दौरान, 2 या 3 वर्ष के दौरान। ठीक है, तो 1 से 2 वर्ष में बच्चा कलम पकड़ना सीखता है, कलम पकड़ना सीखता है। कहा जा मतलब 1 वर्ष भी ऑप्शन में दिया हुआ है, सही माना गया, मतलब बुक में दिया हुआ है, 2 वर्ष भी, ये दोनों ही बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो कलम मतलब लिखना शुरू कर देता है, पेन चलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही। ठीक है, ये नहीं बहुत अच्छा लिखने लगेगा, पर हाँ पेन को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ओके, यहाँ पर जो होगा, एक बालक दौड़ने चलने जैसी गतिविधियों में जो पारंगत होता है, नियंत्रण पाता है, वो होगा 4 से 5 वर्ष। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि इनमें से कौन सी है? जल के शुद्धिकरण की, उबालना है, तनुकरण है, अपसादन है, अपचयन है। तो आप सभी जानते हो यहाँ पर। अच्छा, जल क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, ये ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक यौगिक है। ओके, अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और यहाँ पर H2O इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है H2O। जो कैम्बेडिस हैं, कैम्बेडिस, इन्होंने इसकी संगठन को बताया था। ओके, जल कैसा होता है? रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उबालना। ठीक है, उबालना होगा। उबालने से होता क्या है, जैसे जो हैजा फैलाने वाले, पेचिस फैलाने वाले, ठीक है, टाइफाइड वाले जो वायरस वगैरह, बैक्टीरिया होते हैं ना, हैजा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और जो टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड होता है, ये सब जो है इनके जो रोग के वाहक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो गंदे पानी से हैजा फैलता है, पेचिस फैलता है, टाइफाइड फैलता है। तो ये संक्रामक रोग गंदे जल द्वारा फैलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, ग्रेन्युलोसाइट क्या है? न्यूट्रोफिल है, ईओसिनोफिल्स है, वैसोफिल्स है, या फिर ये सभी हैं? तो जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं ये जो है न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, ये सोनोफिल्स भी होते हैं, वैसोफिल्स भी होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं। ठीक है, ये क्या है? अगर हम बात करें इनका व्यास क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट का व्यास पूछा जाए तो 10 से 15 माइक्रोन के करीब ये होते हैं। ठीक है, माइक्रोन के इनका व्यास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, डैश फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है? थ्रोम्बोक्सिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बिन। तो यहाँ पर डैश जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, तो वो आपका हो जाएगा थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन जो है हो जाएगा। हालांकि ये सभी रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं, लेकिन ये इनका एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं ये, तब जाकर इसमें विटामिन के भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ये सब मिलकर ही रक्त का थक्का जो है जमाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। थ्रोम्बिन पूछा जाए किसकी तरह कार्य करता है, तो ये एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आप ये कह सकते हो, आपसे पूछा जाए सभी एंजाइम क्या प्रोटीन होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी प्रोटीन क्या एंजाइम होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, डिग्लूटिशन डैश की प्रक्रिया है? निगलने की, उत्सर्जन की, चबाने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाती है आपकी निगलने की। जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो उसको हम कहते हैं डिग्लूटेशन। ठीक है, डिग्लूटेशन हम कहते हैं जब हम कोई चीज़, जैसे कि हमारे जो मुंह में क्या होता है, बोलस होता है। बोलस क्या होता है, जो
भोजन हम चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, लार होता है, ठीक है, लार होती है। लार में, लार कौन सी होती है, टाइलिन एंजाइम वाली लार होती है। टाइलिन इसमें एंजाइम होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये सभी लाइसोजाइम क्या करता है, बाहर से जो भोजन में आए हैं बैक्टीरिया वायरस, उनको क्या करता है, किल करने का, मतलब मारने का काम करता है। तो जो ये हम खाते हैं ना, भोजन चबाते रहते हैं और तब उसमें लार वगैरह मिल जाती है तो वो बोलस कहलाता है। यही जब हम निगलते हैं तो वो प्रक्रिया डिग्लूटिशन कहलाती है। ग्रसनी से होते हुए भोजन सीधे ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जो है पहुंच जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली और आमाशय पर जो बल्ब होता है, आमाशय में जो बल्ब लगा होता है बीच में, जिसकी वजह से भोजन जो है आमाशय से वापस ग्रास नली में नहीं पहुंचता, उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्डियक बल्ब। ठीक है, कार्डियक बल्ब जो होता है, ठीक है, क्योंकि आमाशय के ऊपरी भाग को हम कार्डियक कहते हैं, तो वही कार्डियक पे लगा हुआ होता है, तो इसलिए ग्रास नली और आमाशय में जो बल्ब वो प्रयोग करते हैं वो कार्डियक बल्ब होता है। ये कार्डियक बल्ब का काम क्या है, जब ग्रास नली से भोजन आता है आमाशय में तो ये आमाशय में आते ही बंद कर देता है, जिससे ये आमाशय का भोजन फिर क्या होता है, ग्रास नली में वापस नहीं जा पाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो डिग्लूटिशन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है 16, पुनर्जीवक डैश के लिए प्रयुक्त होता है, रक्तदान के लिए, कृत्रिम श्वसन के लिए, डायलिसिस के लिए या फिर अतिछनन के लिए। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं पुनर्जीवक जो होता है, पुनर्जीवक का मतलब हो गया कृत्रिम श्वसन। ठीक है, कृत्रिम, जो हम वेंटिलेटर पे व्यक्ति को रखते हैं ना, वो चीज़ होती है। ठीक है तो कृत्रिम श्वसन के लिए हम पुनर्जीवक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और हम क्यों करते हैं भाई, कृत्रिम श्वसन हम क्यों देते हैं, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जब तक उत्तेजित नहीं होगी सांस नहीं आएगी व्यक्ति को। ठीक है, दूसरा, श्वसन को पुनः प्रारंभ करने के लिए, मान लो किसी व्यक्ति की श्वसन टूट रही, सांस नहीं आ रही प्रॉपर और मतलब बंद हो जा रही, तो उसको पुनः आरंभ करने के लिए। ठीक है, पुनः आरंभ करने के लिए, और इस वक्ष स्थल पर दबाव देने के लिए, वक्ष स्थल पर दबाव देने के लिए भी हम करते हैं। वक्ष स्थल पर दबाव देने के लिए भी हम जो होते हैं कृत्रिम श्वसन देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तब हम देते हैं ना उसके वक्ष पर दबाव, जिससे पानी बाहर के लिए निकल जाए। ठीक है, और उसका पेट भी दबाते हैं पानी निकालने के लिए। मुंह के द्वारा भी सांस देते हैं, जिसमें आपने सेफर्स विधि है, लाबोर्ड विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, ये विधियां भी कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियां हैं, तो आप कहोगे 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है, एक आपकी हो गई शेफर्स, ठीक है, एक हो गई आपकी शेफर्स, दूसरी हो गई आपकी दूसरी थी लाबोर्ड, ओके, लाबोर्ड थी, और तीसरी कौन सी थी, सॉरी, लाबोर्ड, ठीक है, लाबोर्ड, और तीसरी कौन सी थी, सिल्वेस्टर, ओके, सिल्वेस्टर। तो ये क्या है, ये विधियां हैं अब कृत्रिम श्वसन की। ओके, बकाया वेंटिलेटर तो आपने सुना ही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, डैश आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन, एमाइलेज। तो हमारे आमाशय में लगभग 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो आपका रेनिन पाया जाता है, दूसरा पेप्सिन पाया जाता है। ओके, रेनिन, पेप्सिन, एक लाइपेज जिसे हम जठर लाइपेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अग्नाशय से भी निकलता है, इसलिए जो आमाशय में निकलता है उसे हम जठर लाइपेज कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइपेज, और तीसरा एक होता है म्यूसिन। म्यूसिन के कारण जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना हार्ड होता है फिर भी आमाशय को काट नहीं पाता, क्योंकि म्यूसिन के कारण क्या होता है, नई लेयर बनती रहती है। ठीक है, नई लेयर बनती रहती है और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को नहीं काट पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं, करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का काम करता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आमाशय में क्या होता है, जो ये आपका हमने बताया ये सक्रिय करने का काम करता है, और ये कहाँ से निकलता है अगर पूछा जाए, जो आपका आमाशय की भित्तियाँ होती हैं ना, ठीक है, आमाशय की भित्तियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, तो उसी की पैरासाइट सेल से ये निकलता है, पैरासाइट सेल से ये निकलता है। ओके, पूछा जा सकता है। ठीक है, पैरासाइट सेल से जो है, सेल से क्या निकलता है आपका, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जठर ग्रंथि की पैरासाइट सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का काम जो है करता है। ठीक है ना, क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, और भोजन में जो भी बाहरी जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं उनको भी खत्म करने का ये काम करता है। ओके, बढ़ें आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, निम्नलिखित में से कौन उदर आंत नलिका का भाग नहीं है, यकृत,
पित्ताशय, अग्नाशय, यह सभी। तो हम सभी जानते हैं जो उदर आंत नलिकाएं होती हैं तो उदर में आपके आमाशय आ जाता है आपके लेकिन ये आपके आमाशय से ये कोई भी भाग लगा हुआ आपका नहीं होता, ना ही यकृत लगा होता है, ना ही पित्ताशय लगा होता है, ना ही अग्नाशय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। कौन सा? उदर आंत नलिका का भाग नहीं है। ठीक है, आंत नलिका, आंत की बात हो रही है, आंत की नलियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, उधर की जो भी आते हैं आप जानते, छोटी आंत है तो उसमें क्या होता है आपका ड्यूडेनम होता है, जयच्युनम होता है, इलियम होता है, और बड़ी आंत में भी रेक्टम, सीकम, कोलन होता है। तो ये कोई भी नहीं आते, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका सही होगा। ये कोई भी भाग उदर आंत नलिका के नहीं है। क्वेश्चन 19, सांद्राव हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इंसुलिन है, आपका इपिनेफ्रिन है, ग्लूकागॉन है, एस्ट्रोजन है। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो सांद्राव हार्मोन की बात होती है एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का काम कोई बता सकता है क्या है हमें? तो एस्ट्रोजन का काम अगर आपको पता हो बताइएगा। बकाया जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। इसी की कमी होने पर हमें डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, नियंत्रित करती है। ओके, और यहाँ पर ग्लूकागॉन क्या करता है? शुगर। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन की मात्रा अधिक होने पे शुगर जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकागॉन की मात्रा अगर अधिक हुई तो क्या होगा? शुगर जो है आपकी, शुगर भी क्या होती है हम लोगों की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इंसुलिन कंट्रोल किए हुए है, और इंसुलिन अगर कम हुआ और ग्लूकागॉन बढ़ा तो जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? जब हमारे शरीर में शुगर की कमी होती है, मतलब ग्लूकोज की कमी होती है, तो जो ग्लाइकोजन जमा होता है ना उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देता है, और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। भाई ग्लूकोज का ही तो रूप है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो वो ग्लूकोज में टूटने लगता है जिससे शुगर की मात्रा और बढ़ जाती है। इसीलिए इंसुलिन जब भी कम होता है तो ग्लूकागॉन ज़्यादातर बढ़ता है, तभी शुगर की मात्रा बढ़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझ हो गए। और ये दोनों ही क्या किससे निकलते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन किससे निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं। ओके, 3 हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो एस्ट्रोजन का भी बता देते हैं। ये क्या करता है? ये मासिक धर्म पर नियंत्रण का काम करता है। मासिक धर्म पर नियंत्रण का काम ही करता है, मासिक धर्म पर नियंत्रण का कार्य ये करता है, नियंत्रण। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, स्पर्मेटिव से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? शुक्राणु उत्सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर स्पर्मेटिव से शुक्राणु में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। और ये किस में होती है? ये नर की बात हो रही है, मतलब पुरुषों में ये चीज़ आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन जो है सही होगा, स्पर्मियोजेनेसिस हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, एक शुक्राणु कोशिका से डैश शुक्राणु बनते हैं? 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, या फिर 8 बनते हैं? तो एक शुक्राणु कोशिका से अगर बात होती है तो 4 शुक्राणु जो है बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 शुक्राणु बनते हैं। आप जानते हो हमने बताया भी ये प्रोसेस कि कोई भी कोशिका है जब वो टूटती है तो एक, ठीक है, अब ये एक टूटी तो ये क्या हो गई? 2 हो गई। ये अकेली नहीं रही, ये 2 हो गई। ठीक है, और जब ये टूटेंगी तो ये 2 से 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो एक शुक्राणु भी टूटेगा तो 4 टुकड़े होंगे उसके पहले कम से कम, है ना। 22 है यहाँ पर, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए जो ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं जो होती हैं क्या बनाती हैं? कार्प्स लूटियम बनाती हैं, पुटिकाएं बनाती हैं, थीका एक्सटर्ना बनाती हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो सबसे आंतरिक जो लेयर होती है ना वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोत्सर्जन के बाद जो बचे हुए ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे पहले कार्प्स लूटियम का निर्माण जो है करती हैं। ठीक है, कार्प्स लूटियम का जो है ये निर्माण जो करती हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा। और जो मादा में ओवरी होती है ना, मादा में ओवरी होती है ना, मादा की ओवरी में जो क्या होता है? ये अस्थायी संरचना होती है। अस्थायी संरचना मतलब आप जानते हो जब बच्चा पेट में होता है, आता है, तो ये मतलब इसमें बच्चा आके चिपक जाता है, ये इसी लेयर के द्वारा क्या होता है? निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मासिक धर्म के द्वारा ये कार्प्स लूटियम क्या होता है? टूट के जो है निकलने लगती है, टूट कर यही बाहर जो है निकल जाती है। तो ये एक अस्थायी संरचना है, ये हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, हमेशा ये नहीं रहती है, अस्थायी संरचना होती है। ये खाली गर्भावस्था के समय आपके वर्क करती है, बकाया ये पीरियड के दौरान जो है टूट कर जो है निकल जाती है। ठीक है ना, और ये करती क्या है? ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है महिलाओं में, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन
और एस्ट्रोजन। हाँ ठीक था, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इनको स्रावित करने का भी ये काम जो है करती हैं, ठीक है ना। ओके, कब शुरुआत कब होती है, तो हम सभी जानते हैं जो प्यूबर्टी एज होती है उसी समय से ये हार्मोन जो है बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर इसके विषय में एक किंवदंती है, इसको कहते हैं कार्प्स लूटियम का, कार्प्स लूटियम का क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कार्प्स लूटियम का, कार्प्स लूटियम डिम्ब ग्रंथि का कूप भी इसको कहते हैं, डिम्ब, एक सेकेंड, डिम्ब ग्रंथि कूप का अवशेष इसको हम कहते हैं, ठीक है। डिम्ब ग्रंथि कूप का अवशेष कहा जाता है कार्प्स लूटियम को, डिम्ब ग्रंथि कूप का अवशेष, क्योंकि ये अवशेष ही होता है जो कि निकल जाता है। ओके, ठीक है, निकल जाता है पीरियड के दौरान। तो डिम्ब ग्रंथि कूप का अवशेष किसे कहते हैं, कार्प्स लूटियम के लिए कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक झिल्ली। तो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली अलग करेगी, है ना, केंद्रक झिल्ली जो है यहाँ पर अलग करती है। ओके, मान लो ये कोशिका है और ये क्या है, आपका केंद्रक है। तो ये यहाँ पर आपको जो लेयर दिख रही है, ये क्या है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये कहीं ना कोशिका इधर है और केंद्रक ये है, तो ये झिल्ली जो है अलग कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली जो है अलग करती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है, पैरोक्सीसोम, राइबोसोम, केंद्रक या पट्टिका। तो डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है, तो राइबोसोम होगा, ठीक है, राइबोसोम होगा। जो राइबोसोम होता है सबसे छोटा कोशिका अंग होता है, ठीक है, कोशिका अंग है आप सभी जानते हो, लेकिन सबसे छोटा कोशिका अंग है ये, कोशिका अंग है, क्योंकि बहुत सारे अंग होते हैं हम कोशिका के सभी जानते हैं, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, सबसे बड़ी संरचना होती है केंद्रक, और भी होते हैं, ठीक है, अंतःप्रदपी जालिका होती है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। खोजकर्ता कौन है, इसके पैलेड हैं, खोजकर्ता पैलेड हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं क्योंकि पीजीटी में तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पैलेड ने खोज किया है इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम की को हम ये कहते हैं। जो आपके राइबोसोम होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राइबोसोम, तो ये हरित लवक पर पाए जाते हैं, हरित लवक पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर पाए जाते हैं, मतलब ER पे ये पाए जाते हैं। तो ये 3 जगह इसकी संरचना जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो और जो आपको जो ये राइबोसोम होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ राइबोसोम, ठीक है, जो फैट के बने होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, ठीक है, दूसरे जो होते हैं कड़े रूप में होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटीन के बने हुए वो होते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, DNA डैश में उपस्थित होता है। तो प्रश्न है DNA डैश में उपस्थित होता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, A और B दोनों में, या फिर गोल्जी उपकरण में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो, सी ऑप्शन जो सही होगा। जो DNA होते हैं वो केंद्रक पर भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पर भी पाए जाते हैं। जो केंद्रक होता है ना, ये सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का CPU या मस्तिष्क कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क हम इसको जो है कहते हैं। ओके, गोल्जी कॉय को इसे गोल्जी उपकरण है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का सचिव कहते हैं, ठीक है, सचिव कहते हैं। खोज इसकी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो आंसर होगा A और B दोनों ही सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह हम इसको कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह हम इसको कहते हैं। इसमें एक दोहरी संरचना पाई जाती है, डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है, जिसमें रचना पाई जाती है वो उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये स्वयं प्रतिलिपिकारी अपने आप कहलाता है, मतलब अपनी प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, ये स्वयं प्रतिलिपिकारी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 26। लार में पानी की मात्रा डैश कितने प्रतिशत होती है,
96.9%, 43.7%, 99.27% या फिर 45% तो राइट आंसर होगा यहाँ पर लार में जो पानी की मात्रा होती है वो कितनी होती है 99.27 जो है परसेंट यहाँ पर जो लार में मात्रा होती है पानी की होती है। ओके, इसका पीएच कितना होता है, पीएच पूछा जाए, इसका लार का पीएच जो होता है 6.8 होता है। ठीक है, 6.8 होता है, मतलब हम कह सकते हैं ये अम्लीय होता है। ओके, और अगर अगर मतलब हल्का अम्लीय होता है, हल्की अम्लीय प्रकृति, क्योंकि 6.8 जो स्केल होता है वो 7 तक जाता है, तो 6.8 तो है, तो हल्की अम्लीय हम कहेंगे इसको। लार कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, हल्की अम्लीय होती है। और प्रतिदिन जो होता है मनुष्य के मुंह में 1000 से 1500, ठीक है, 1500 मिलीलीटर जो है लार बनती है, मिलीलीटर लार का जो है निर्माण होता है। ओके, इसमें लार में टाइलिन एंजाइम होता है, हम सभी जानते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, लाइसोजाइम होता है जो कि बाहर से आए हुए जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो और भोजन को गीला करने का काम करता है और बोलस रूप प्रदान करता है भोजन के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 27, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में जो रक्त की औसत मात्रा है कितनी होती है, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 1.5 लीटर। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति में 5 लीटर होती है, महिलाओं में कहते हैं आधा लीटर कम होती है, तो 4.5 लीटर मतलब 4.5 लीटर जो है रक्त की मात्रा हो सकती है महिलाओं में। अच्छा, रक्त का भी पीएच आपसे पूछा जा सकता है, पीएच कितना होता है, और ये पूछा भी गया है, तो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त जो क्या होता है एक तरीके का क्षारीय विलयन है। ठीक है, क्षारीय विलयन है, और हम कहेंगे तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अध्ययन की बात करें, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी जो है कहलाता है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम आयरन होता है। ओके, और हमारे शरीर के संपूर्ण वजन का, ठीक है, संपूर्ण वजन का 7 गुना जो होता है ब्लड होता है। ठीक है, 7 गुना क्या किसका भाग होता है, ब्लड। जो हमारा शरीर है मान लो 100% है, तो जो वजन है उसमें 7% वजन जो है हमारे रक्त का है हमारे शरीर में। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 28, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से देखने वाली चीज, पहली चीज़ इनमें से कौन सी है। सबसे पहले आपको रेखा दिखेगी, कोई भी व्यक्ति है आपको दिखा सामने से, तो सबसे पहले उसके जो वस्त्र में देखने वाली चीज़ क्या होगी, उसकी रेखा दिखेगी, आपको रंग दिखेगा, संरचना दिखेगा या रूपरेखा दिखेगा। ठीक है, तो हर रंग आपको एकदम से दूर से नहीं दिखता है, तो यहाँ पर आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर जो रूपरेखा है आपका वो आपको दिखाई यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन जो है सबसे दूर से जो दिखेगा वो आपको रूपरेखा दिखेगा, बकाया रेखा है, जो है संरचना है, रंग है, उसके लिए थोड़ा आपको पास तो जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 29, बाटिक, टाई एंड डाई और इक्कत जो छपाई है डैश के प्रकार हैं, ब्लॉक छपाई के, प्रतिरोध छपाई के, वर्णक छपाई के। तो देखो कुछ 2 छपाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे हम प्रतिरोध छपाई कहते हैं, और एक होती है रेजिस्ट डाई। ठीक है, डिस्चार्ज। ठीक है, प्रतिरोध, रेजिस्ट या जिसी को हम डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्रतिरोध छपाई में क्या होता है, कोई प्रतिरोध पैदा कर दिया जाता है। जैसे टाई एंड डाई आपने किया तो कपड़े अगर पीच डाई कर रहे हो, मतलब कपड़े को रंग रहे हो, कपड़े को रंगना मतलब पीच डाई करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, धागे से कपड़े को बांध दोगे। ठीक है, किसी भी चीज़ से धागे से मेनली बांधा जाता है। ओके, अगर आप बॉटिक कर रहे हो तो उस पर आप प्रतिरोध के रूप में आप इसका वैक्स का, मोम का प्रयोग करोगे, है ना। लेकिन जो रेजिस्ट होती है इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई प्रिंट कपड़ा है उसके ऊपर क्या करते हैं, उस कपड़े से क्या करते हैं, मतलब रंग हटा दिया जाता है और फिर वहाँ पर कोई डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, प्रतिरोध छपाई जो है, बॉटिक है, टाई एंड डाई है, इक्कत है, ये सभी क्या हैं, आपके प्रतिरोध छपाई के प्रकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 30, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है, ढीले रेशों से, फीतों से, साटिन से, संजाब से। तो नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि ढीले रेशों से बनता है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नमदा जो है आपके ढीले रेशों से बनता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 32, एक एजेंसी जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, फीते हैं, साटिन हैं, संजाफ हैं, ये सभी नमदा से बनते हैं। लेकिन जो नमदा स्वयं है वो ढीले रेशे से ताप एवं दाब की प्रक्रिया देकर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है 32, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है, विस्तारण है, ग्राम पंचायत है, विद्यालय है या फिर सामाजिक समूह है। तो यहाँ पर जो एक अगर हम बात करते हैं
यहाँ पर विस्तारण होगा। विस्तारण मतलब प्रसार कार्य है। प्रसार कार्य क्या करता है, एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है जो कि बड़ी संख्या में, ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों के बीच जो है एजुकेशनल जो इश्यूज़ हैं या फिर जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मतलब ग्रामीण लोग नहीं जानते हैं या आगे जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं जिन तक चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं, तो विस्तारण क्या कर रहा है, उस खाई को पाटने का काम कर रहा है। जैसे शहर के लोग पढ़े लिखे दिखते हैं और हर चीज़ को जानते हैं, ऐसे ही गाँव जो ग्रामीण लोग हैं वो भी उन चीज़ों से जुड़े, इसीलिए विस्तारण कार्य यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया आंसर आपके लिए होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है, बुलेटिन, लीफलेट, समाचार कहानी डैश के अंतर्गत समूहीकृत हैं। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क, बृहत संपर्क, सामूहिक संपर्क या फिर ये सभी होगा। तो बुलेटिन हो गया, लीफलेट हो गया, समाचार कहानियाँ हो गई, ठीक है, अखबार हो गया, आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सभी बृहत संपर्क के उदाहरण है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन हम इसको कहेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके मास कम्युनिकेशन के उदाहरण है। व्यक्तिगत संपर्क में आप जानते हो घर पर जाना, किसी के मिलना, फ़ोन पर बात करना, ये व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आपका आता है। कार्यालय में वेट करना। ओके, सामूहिक संपर्क में कुछ लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब समूह में होता है तो उसको हम कहते हैं। लेकिन बृहत संपर्क जो समाचार कहानी है, लीफलेट है, बुलेटिन है, पोस्टर हैं, चार्ट है, ये सभी आपके बड़े लेवल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डीपीटी को विस्तारित करें। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। अच्छा, ये जो प्रश्न है ना इस टाइप के, ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न है, हर बार आए हैं, तो इन प्रश्नों को नॉर्मल में मत लीजिएगा। अगर कहीं भी दिखे तो इनको रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर देंगे एंड लाइक अवश्य करिएगा और आप बताइएगा कि इसी तरीके की सीरीज अभी थोड़ा जो भी हमें समय मिले चलाते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप सभी को पता है, अभी बहुत ज़्यादा हम समय पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो डीपीटी को विस्तारित करना है तो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस यहाँ पर आंसर आपका होगा, जो कि आपको दिया है कहाँ पर, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस आपको ए ऑप्शन में यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका ओपीवी है, पीपीवी है, एचआईवी है, बीसीजी है। एचआईवी एड्स को कहते हैं, एड्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो है आपका बृहत मतलब बड़े स्तर पर जो आपको जीवंत टीका हम सबको लगाया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है, बीसीजी होता है। ठीक है, जो कि तपेदिक से सुरक्षा करता है, मतलब टीबी से सुरक्षा करता है। ओके, टीबी से सुरक्षा करता है। ओके, और 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है, 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। और हम कह सकते हैं इसको काक रोग से जानते हैं। ओके, काक रोग से जो है इसको हम जानते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 36, बहुत सारे नाम है, काक है, टीबी है और तपेदिक है, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन है 36, ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलना डैश प्रदूषण के स्रोत हैं। जल, मृदा, वायु और ध्वनि, मतलब आप ये प्रदूषण को भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलना, ये सभी क्या है, वायु प्रदूषण है। भाई धुआं कहीं से निकलेगा तो वो वायु में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दहन मतलब जलाने का काम हो रहा है, ईंधन जल रहा है तो क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है कहाँ मिलेगा, वायु में मिलेगा जाके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छा, कौन कौन सी जो है जहरीली गैसें यहाँ पर निकलती हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सभी जहरीली गैसें ही होती हैं, जो कि आप जानते हो मोटर गाड़ियों से भी निकलती हैं। ओके, बिना जली होती हैं लेकिन निकलती हैं, ये भी नुकसानदायक होती हैं और कहीं ना कहीं श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करती हैं। इससे सांस संबंधी जो है बीमारियां या फिर आंखों से पानी निकलना, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन है 37, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है साइट्रिक अम्ल, ओलिक अम्ल। बी ऑप्शन है ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, सी है पॉल्मेटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, डी है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, और एक होता है आर्किडोनिक अम्ल। ठीक है, आर्किडोनिक अम्ल, ठीक है, वनस्पतियों से प्राप्त आर्किडोनिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, लिनोलिक और लिनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये सभी क्या हैं, एसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत जो है हमें देखने को मिलते हैं। आवश्यक वसा अम्लों के अंतर्गत ये होते हैं। शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए ये आवश्यक वसीय अम्ल जो है माने जाते हैं, जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं। ठीक है ना, ओके, इनका निर्माण जो है शरीर में नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम आवश्यक वसीय अम्लों के अंतर्गत रखते हैं।
शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है 38, गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। ठीक है, जो समय पूर्व जो जन्म होता है ना, लो बेबी बर्थ जिसे कहते हैं, निम्न फोलेट स्तर से जुड़ा है, निम्न लिपिड स्तर से जुड़ा है, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर होगा या निम्न प्रोटीन स्तर। तो सबसे ज़्यादा जो ये रोग जुड़ा है वो है निम्न फोलेट स्तर। आप जानते हो गर्भावस्था में फोलेट की गोलियां इसीलिए अलग से खिलाई जाती हैं। ठीक है, तो लो बेबी बर्थ जो होता है समय पूर्व जन्म जो है निम्न फोलेट स्तर से जुड़ा है। ये ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 39, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? बी कोष्ठ, बेमीन, मृदु भोजन या फिर बिस्किट। तो नवजात के भोजन में जो जोड़ा गया ठोस है भोजन है उसे हम बी कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, बी कोष्ठ कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। बी कोष्ठ जो है शुरुआत कब होती है इसकी? ओके, जो शुरुआत होती है वो हम लोग लगभग 6 माह से, हालांकि 5 माह से लगभग करने लगते हैं, लेकिन 6 माह में ही हमारे लोगों का अन्नप्राशन कराया जाता है बच्चों का, और तभी से 6 माह से जो है ये बी कोष्ठ का जो ठोस भोजन जोड़ते हैं जो पूर्ण आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें आपको मृदु भोजन बिस्किट शामिल कर सकते हैं 6 महीने में, और बकाया जैसे कि कुछ प्योरी फ्रूट्स की बना के दे सकते हैं, गाजर की, एप्पल की, बच्चों को ऐसी ही चीज़ें दी जाती है। क्वेश्चन है 40, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया और ब्लीच। तो यहाँ पर जो है सिंक सीमेंट और फर्श के दाग जो अब छुड़ाने होते हैं तो हम ज़्यादातर ब्लीच का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लीच का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, सामाजिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली कौन सी है? मित्र संबंधी, पड़ोसी या फिर ये सभी। तो सामाजिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक जो प्रणाली है वो मित्र संबंधी और पड़ोसी ये सभी होंगे। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि से बढ़ता है? हड्डी, मांसपेशी, वसा या फिर त्वचा। तो शिशु अवस्था में जो अधिकांश भार बढ़ता है किसी भी बच्चे में तो वो फैट के कारण। कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनमें फैट की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी की मात्रा कम होती है, फैट ज़्यादा होता है, ऐसा लिखा हुआ है बुक्स में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, और उसी हिसाब से ये आंसर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और इसमें आंसर यही माना गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर 43, गलसुआ, चेचक, फेफड़े या क्षय रोग के डैश उदाहरण है? जैविक संचरण, वाहन संचरण, वायु संचरण या ट्रांसप्लोसेंटल संचरण। तो गलसुआ, चेचक, फेफड़े या क्षय रोग जो होते हैं, अगर बात होती है किसके उदाहरण हैं तो ये जो होंगे ये आपके वायु संचरण के उदाहरण है। ठीक है, जो गलसुआ जो मम्स होता है, गलसुआ को मम्स कहते हैं, मम्स कहते हैं। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस से ये होता है, वायरस से होता है। ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है या फिर गले वाले भाग को प्रभावित करता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है यहाँ पर कह सकते हैं प्रभावित होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारे लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, तो उसको ये प्रभावित करता है। ओके, गलसुआ पैरामिक्सो वायरस से होता है। और चेचक है, फेफड़े, ये सभी वायु के माध्यम से होने वाले क्षय रोग भी वायु के माध्यम से होता है। क्वेश्चन है 44, पर्यवेक्षण, क्योंकि हम खांसते हैं छींकते हैं तो वहीं से ये फैलता है। क्वेश्चन है 44, पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यता समान अंतरालों पर लिया गया है? अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण या माध्य। तो एक पर्यवेक्षण का एक ऐसा समुच्चय या समूह बताना है जो सामान्यतः एक समान अंतराल समय श्रृंखला। ठीक है, अंतराल मतलब एक समय का प्रयोग किया जा रहा है, समय श्रृंखला होगा यहाँ पर। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 45, थ्रोम्बोसाइट को ये भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं, मतलब लिम्फोसाइट कहते हैं, WBC कहते हैं, RBC कहते हैं या फिर प्लेटलेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, इसको हम प्लेटलेट्स के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है ना। WBC क्या करता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र, वाइट ब्लड सेल्स हम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है, मजबूत करता है। ओके, 600 RBC पर कितने WBC होते हैं? तो एक WBC होता है 600 WBC पर। तो अगर आपसे पूछा जाए रक्त में RBC ज़्यादा होते हैं WBC, तो आपका आंसर होगा RBC जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, कार्ब्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 600 RBC पर एक आपका WBC पाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स कहते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, और ये जो होती हैं क्या करती हैं
श्वेत जो आरबीसी होते हैं आपके, सॉरी डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी के साथ क्या करते हैं, ब्लड में ये तैरते रहते हैं, ठीक है, ब्लड में ये तैरते रहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, ओके। इनका आकार अगर पूछा जाए कैसा होता है, तो जो आपके श्वेत कण होते हैं ना, जो आरबीसी होती हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा छोटे आकार में होते हैं, ठीक है, जो आरबीसी होते हैं उनसे ये छोटे आकार में आपके होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में ये काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होते हैं, थक्का जमाने के लिए, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जमाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछूं मैं, रक्त का स्राव, ठीक है, रक्त का स्राव, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का स्राव अथवा थक्का जमाने की प्रक्रिया को कहते क्या है? हाँ बेटा, तो ये रक्त का स्राव अथवा थक्का, बेटी ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, थक्का जमाने की जो प्रक्रिया होती है, जमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया, तो आप कहोगे इसे कहते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है, हीमोस्टेसिस कहते हैं इसको, हीमोस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है कि रक्त का जो स्राव अथवा जो स्राव हो रहा है तब क्या हो रहा है, रक्त का थक्का जमता है, तो वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपके प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट को ही प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट का भी पूरा प्रोसेस होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन के होते हैं, ये सब ये अपने अपने कार्य करते हैं, ठीक है, हेपेरिन को निष्क्रिय करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो प्रक्रिया हो रही है पूरी हीमोस्टेसिस कहलाती है, ठीक है, ओके। और यहाँ इनकी जो निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा, ठीक है, अस्थि मज्जा में ही आपके आरबीसी का निर्माण होता है, ओके, अस्थि मज्जा में ही आपके येलो अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी और लाल अस्थि मज्जा में ये आरबीसी और प्लेटलेट्स का आपका निर्माण होता है, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, उदर आंत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति क्या कहलाती? संकुचन कहलाती है, मैस्टिकेशन कहलाती है, निष्कासन कहलाती है, या पेरिस्टाल्सिस कहलाती है? तो ये उदर आंत नलिका की जो आधारभूत प्रेरक गति है, पेरिस्टाल्सिस के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, शरीर में ऊतक ऑक्सीजन डैश शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, पोटेशियम है, सोडियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, डैश शरीर में, ठीक है, ऊतक ऑक्सीजन में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ऊतकों में जो ऑक्सीजन ले जाने का काम बीच में कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है, ठीक है ना, तो पोटेशियम होगा ना ही सोडियम होगा। ये लोग तो कहीं ना कहीं जल संतुलन या फिर पोटेशियम है, हार्ट जो है, हार्ट का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको संतुलित करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन मध्यवर्ती का कार्य करता है, क्योंकि ऊतकों तक, कोशिकाओं तक क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाने, ऑक्सीजन दे रहा है ना, ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 48, भोजन का चबाया जाना डैश कहलाता है? पाचन कहलाता है, पीसना कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। आज हम PYQ कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको फिजियोलॉजी के भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमने करा रखे हैं, आप देखिएगा, चैनल को विजिट करिएगा, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में भी मिलेंगी। आज की जो ये क्लास है ना, ये बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन है 48, भोजन का चबाया जाना डैश कहलाता है? पाचन, पीसना, मैस्टिकेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का चबाया जाने, सिर्फ चबाए जाने की बात कर रहे हैं तो हम उसको पीसते हैं, ठीक है, चबाते हैं, ओके। दांत हमारे 4 तरीके के होते हैं जो इनमें हेल्प करते हैं, ओके। तो पीसने का कार्य जो है भोजन का चबाया जाना कहलाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे 49, कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, डैश कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती है? मुख्य कोशिका, पार्श्विक कोशिका, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, या फिर पेप्टाइड कोशिकाएं? तो ये जो पार्श्विक कोशिकाएं होती हैं ना, पैरासाइट सेल या आमाशय में अम्ल विलयन, अभी हमने आपको बताया था, पैरासाइट सेल जो जठर ग्रंथि होती है उसमें जो पैरासाइट सेल होती है, पैरासाइट सेल होती है, उसी से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका स्रावित होता है। तो वही प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछा गया जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर जैसे भोजन आता है, आमाशय रस में जब भोजन आता है तो वो कैसा आम्लिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना, टाइलिन मिलता है, वहीं से अम्लीय शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आमाशय में भी भोजन अम्लीय ही होता है, फिर जब जाता है छोटी आंत में तभी जाकर क्या है, क्षारीय भोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 50, ACTH का विस्तार करें? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एटेन्यूटेड
सेल ट्रॉपिक हार्मोन, अटैच सेल ट्रांसपोर्ट हार्मोन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो ADH ACTH, अच्छा ADH नहीं है, वो होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। यहाँ पर है आपसे जो पूछा गया है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होता है उसको नियंत्रित करने का, एड्रीनल ग्रंथि से आप जानते हो जो है हार्मोन निकलते हैं उनको नियंत्रित करने का ये काम करता है। एड्रीनल जो आपके एड्रीनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर जो है वृक्क के ऊपर आपके पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। उससे आप जानते हैं 4S शुगर, सॉल्ट एंड सेक्स एंड स्ट्रेस को नियंत्रित करने वाले भी हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से ही निकलते हैं। क्वेश्चन है 51 डैश लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है, FSH ACTH LH या फिर ADH। तो डैश लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है, तो ये होगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर वही ACTH वही वाला हो जाएगा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो आपके एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला जो कॉर्टेक्स भाग है उसको उत्तेजित करने का या फिर नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, ACTH ओके। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया और ADH भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ओके, ये कहता क्या है, लेडिंग जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, लेडिंग जो कोशिकाएं होती हैं, सॉरी अंतराली कोशिकाएं होती हैं उसको उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक है, जो आपकी अंतराली कोशिकाएं होती हैं पुरुषों में, अंतराली कोशिकाएं पुरुषों में होता है ये। ठीक है, अंतराली कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, कोशिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य, उत्तेजित करने का काम करती है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 52 FSH का विस्तारण करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फर्स्ट स्टिमुलेशन हार्मोन, फॉलिकल स्टार्टिंग हार्मोन, फॉलिकुलेशन स्टिमुलेस हार्मोन। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है FSH का विस्तारित जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, अगर बात करें ये हार्मोन मादा के अंडाशय से निकलता है, मादा के अंडाशय से ये निकलता है। और अगर अंडाशय में भी कहाँ से, फॉलिकल से निकलता है। ठीक है, फॉलिकुलर लिखा है ना, फॉलिकल से ही, अंडाशय के फॉलिकल से ये निकलता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और अगर पुरुषों में पूछा जाए, पुरुषों में निकलता है FSH जो हार्मोन होता है वो वृषण के शुक्रजनन नलिकाओं से निकलता है। ठीक है, जो शुक्राणु जनन का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 53 अंडोत्सर्जन डैश की प्रक्रिया है, अंडा बनना, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके भी वीडियो पर चैनल को हमारी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न या फिर शायद अगर हमने थ्योरी कराई होगी, याद नहीं है, काफ़ी समय हो गया, तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है 53 अंडोत्सर्जन डैश की प्रक्रिया है, अंडा बनना, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्जन जो होता है अंडे का निष्कासन कहलाता है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 54 वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर केंद्रक तथा जीवद्रव्य। तो ये केंद्रक तथा जीवद्रव्य जो है वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तों में जो हरा रंग होता है वो होता है। ग्लाइकोजन आप जानते हो जो ग्लूकोज का जटिल रूप होता है, ग्लूकोज क्या होता है का जटिल रूप। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है जटिल रूप होता है। और स्टार्च आप जानते हो जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट का भी पॉली रूप है, मतलब ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही पॉलीसेकेराइड के रूप है। क्वेश्चन है यहाँ पर 55 डैश अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या फिर आंत। तो यहाँ पर जो लाइसोसोम, अच्छा लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। ओके, और ये क्या करता है, अंतः कोशिकीय पाचन प्रणाली, जो भी सेल्स वगैरह जो भी डैमेज हो जाती हैं, जो भी कोशिकाएं जो है डैमेज हो जाती हैं, उनको क्या करता है वहीं पर सड़ने नहीं देता है, ख़त्म कर देता है, अपने आप में समेट कर उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, कोशिका का कि आत्महत्या की थैली भी हम इसको कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, ये गोल आकृति वाली एक झिल्ली की तरह होती है। ओके, और ये चारों तरफ क्या करती है, जो सड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं उन्हें अपने आप में लपेट लेती हैं। कोशिका में जो लाइसोसोम होता है ना, एक ऐसी संरचना मानी जाती है जिसमें प्रकृति के लगभग 40 से अधिक, ठीक है, 40 से अधिक जो होते हैं जल अपघटनीय और साथ ही साथ विभिन्न एंजाइम, जल अपघटनीय
तत्व और जो भी एंजाइम होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हमने बताया भी था, ये क्या करता है, सड़े भोजन को सड़ने नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइसोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर 40 से अधिक पाए जाते हैं, मतलब लाइसोसोम के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो कि कोशिका का एक अंग है, ठीक है। गोल्जी उपकरण भी आप जो कोशिका का सचिव है, हमने बताया था भी आपको, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग है जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है 56, एटीपी का विस्तार करना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आर्जिनिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या फिर डी है आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहले में दिया हुआ है सही, ठीक है, ये ज़्यादा सही होगा, ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन सही होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी लेयर में ये प्रक्रिया होती है एटीपी से ऊर्जा निर्माण की, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया की किसमें, क्रिस्टी में होती है ये प्रक्रिया, क्रिस्टी, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 57, अंडे की सबसे बाहरी परत कोरोना रेडिएटा, उपकला, जोना पैलिसीडा या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडे की जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, वो होता है कोरोना रेडिएटा। लगभग अंडा 50 से 60 ग्राम का होता है, ठीक है, बस 50 से 60 ग्राम तक होता है वजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 58, डैश एक संयोजी ऊतक है, आमाशय, कार्डियक, रक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्डियक आमाशय का भाग है, यहाँ पर रक्त आंसर सही होगा। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच 7.4 तक होता है, ओके। शरीर में कितना पाया जाता है, लगभग 5 लीटर तक ये पाया जाता है। और आमाशय एक मांसपेशीय वाला भाग है, मतलब मांसपेशियों का बना होता है। क्वेश्चन है 59, इरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग डैश द्वारा स्रावित होता है, आमाशय द्वारा, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा या फिर वृक्क द्वारा। तो इरिथ्रोपोइटिन का जो मुख्य भाग होता है, अगर पूछा जाए किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किडनी के द्वारा, ठीक है, वृक्क के द्वारा ये स्रावित होता है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, ओके। ये क्या, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होते हैं, ओके, नेफ्रॉन होते हैं, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, ऋणायिक रंग कहलाते हैं, धनायक रंग कहलाते हैं, बैट रंग या फिर एजो रंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एजो रंग होगा। ये ठंडे कूल स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो रंजक एजो रंजक जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, ये क्षारीय भी होते हैं, ठीक है, क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं, साथ ही साथ ये जल में घुलनशील भी होते हैं। ये रंजक जो होते हैं क्या, जल में पूछा जाए घुलनशील होते हैं, अघुलनशील, तो ये घुलनशील होते हैं, ठीक है, घुलनशील होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है, मलमल, खाकी, चादर या फिर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर ट्विल बुनाई जो रेशे का, अच्छा हम मेरे मन में आ रहा है यहाँ पर क्लास को एंड कर दें या फिर ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 61, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है मलमल, खाकी, चादर या स्पोर्ट्स कोट। तो खाकी ट्विल बुनाई जो है, खाकी यहाँ पर आपका जो ढलुआ ट्विल हो गया, आपके गैबर्डीन हो गया, ओके, खाकी हो गया, ये सभी क्या है, ट्विल बुनाई के वस्त्र होते हैं। ये कैसी तिरछी बुनाई के अंतर्गत काउंट की जाती है आपकी ट्विल बुनाई, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा, और आप हमें ये बताइएगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। अगर इसी तरीके के प्रश्न चाहते हो आपको दिखा सकती हूँ मैं, लगभग सभी 125 प्रश्न तैयार हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी होने के कारण और कुछ समस्याओं के कारण बच्ची बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जो कि मुझे क्लास यहाँ पर एंड करनी पड़ रही है। और भी आप जानते हो हस्बैंड घर में हो तो आपका काम थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है, ठीक है, आप लोग खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को हमारे साथ। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, टाटा बाय बाय।